दोस्तों, अखंड भारत राष्ट्र निर्माण संगठन के ओर से मैं सबसे पहले अपनी मातृभूमि को नमन करता हूँ, वंदे मातरम, तथा अपने स्वर्गीय पिता, माता व गुरुजनों व मेरे आध्यात्मिक गुरु को चरण स्पर्श, सभी दोस्तों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं या आगे जुड़ने वाले हैं, सबको सादर प्रणाम व आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम जिस मिशन में काम कर रहे हैं उसमें कामयाब हो। मेरा पिछला संबोधन जो पिछले थर्सडे को था, उसमें जो विषय था जिस पर हम चर्चा कर रहे थे वो चरित्र निर्माण व राष्ट्रीय चरित्र निर्माण था। आज उसी विषय पर विस्तार से चर्चा करना चाहता था कि तो पिछले एक हफ्ते की कुछ घटनाएं इस तरीके की हुई, वो घटनाएं हमारे देश के भविष्य के लिए इतनी महत्वपूर्ण है और वो भी चरित्र निर्माण व देश की चरित्र की गिरावट से संबंधित है। इसलिए उन विषयों पर चर्चा करना बहुत आवश्यक लगा मुझे। तो आज मैंने उन घटनाओं का और उनका विश्लेषण कर उनका समावेश आज के संवाद में किया है। ये इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, 3 घटनाएं पिछले 7-8 दिन में हुई। 8 जुलाई को, पिछले बुधवार को, एक ईमानदार पुलिस कांस्टेबल लड़की को, जिसने सच्चाई और ईमानदारी के साथ गुजरात के सूरत शहर में अपनी ड्यूटी निभाई, सच्चाई और ईमानदारी से ड्यूटी निभाने में रोका गया। रोकने वाले कोई और नहीं, गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी इस कोविड कोरोना के समय में गुजरात की जनता की सुरक्षा करना है। 8 जुलाई की रात को 10 बजे मंत्री महोदय का पुत्र अपने एक मित्र के साथ गाड़ी में बाहर निकलता है। 10 बजे से कर्फ्यू लागू हो जाता है और उसमें किसी भी नागरिक का बिना पास के, बिना किसी एसेंशियल काम के बाहर निकलना निषेध है। उस महिला पुलिस कांस्टेबल बहादुर लड़की का की ड्यूटी एक जगह लगी हुई थी जहां से ये दोनों व्यक्ति पास हो रहे थे। उसने उस गाड़ी को रोका। रोकने के बाद उनसे पूछा कि आप बाहर कैसे घूम रहे हैं, कर्फ्यू में 10 बजे के बाद निकलना निषेध है। अब चूंकि जैसा हमारे यहाँ वीवीआईपी कल्चर है, मंत्री पुत्र अपने आप को बहुत बड़े वीआईपी समझते हैं। उन्होंने सबसे पहले बताया कि मैं मंत्री का पुत्र हूं। उनकी गाड़ी पे एमएलए का बिल्ला लगा हुआ था। एमएलए या मंत्री का बिल्ला या देश का झंडा तभी लग सकता है जब उसमें एमएलए या मंत्री सफर कर रहे हो। उनके परिवार व किसी अन्य व्यक्ति को इस्तेमाल करना निषेध है। लेकिन मंत्री पुत्र हैं, हमारे देश में उनको वीवीआईपी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो उन्होंने भी, चूंकि आज तक कभी किसी ने रोका नहीं और वीवीआईपी की सारी सुविधाएं मिलती रही, जब इस महिला पुलिस कांस्टेबल ने उनको रोका तो उन्होंने उससे बहस शुरू कर दी और बदतमीजी की। इसके बाद मंत्री महोदय ने भी फोन पर हस्तक्षेप किया, उस कांस्टेबल से अनुरोध किया कि उसे छोड़ दें। ऑर्डर भी दिया छोड़ दें। उसने बोला कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरा काम कानून का पालन करना है। कानून आपके कहने पे मैं कानून को नहीं तोड़ूंगी। और पुलिस की वर्दी मैंने कानून की रक्षा के लिए ली है, कानून तोड़ने के लिए नहीं ली है। उस महिला को परेशान किया गया। अभी फिलहाल वो छुट्टी पर है और इस घटना से दुखी होकर उसको लगा कि जिस पोस्ट पर है वहां वो शायद अच्छी तरीके से कानून पालन नहीं कर पाई, लेकिन उसको लगता है वो आईपीएस बनना चाहती है, आईपीएस अधिकारी बनना चाहती है। तो उसके लिए उसने अब रेजिग्नेशन देने का निर्णय लिया और अपना त्यागपत्र पुलिस डिपार्टमेंट गुजरात को दे दिया, जो अभी स्वीकार नहीं हुआ।
तो ये एक बहुत बड़ी घटना हुई। इस घटना से एक चीज निकल के आई कि क्या हमारे देश में, हमारे प्रजातंत्र में, हमारे राष्ट्रपिता ने जब आजादी आई तो दो मुख्य सिद्धांत पे हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी ने लड़ाई लड़ी, सत्य और अहिंसा। क्या हम आज अपने प्रजातंत्र में सत्य का पालन करने और कराने में पूरी तरह नाकामयाब हो गए? क्या सच्चे और ईमानदार देश इस देश में काम नहीं कर सकते? एक पुलिस अधिकारी ईमानदारी से अगर काम करना चाहे तो उसके उच्च अधिकारी और मंत्री महोदय उसको कानून तोड़ने का बोलते हैं उनके हक में या उनके किसी प्रतिनिधि या जानकार के हक में। दूसरी घटना हुई कानपुर में, जहां एक दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को, जिसने कि सरेंडर किया था मध्य प्रदेश उज्जैन में, इसके पूर्व उसने 8 पुलिस अधिकारियों की हत्या की थी। सब जानते हैं कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद कोई बच नहीं सकता, लेकिन जब उसने सरेंडर कर दिया था तो सरेंडर करने के बाद ये पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी थी और मध्य प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उसको सुरक्षित लेकर आते, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते, कोर्ट में, अदालत में उसके ऊपर मुकदमा चलता, मुकदमा चलने के बाद सजा होती। हम सब जानते हैं कि भारतीय कानून के हिसाब से उसको फांसी की सजा होनी थी, लेकिन पुलिस को सजा देने का हक किसने दिया? कानपुर से 10-15 किलोमीटर पहले एक फर्जी एनकाउंटर में विकास दुबे को मार दिया गया। इसने हमारी पुलिस व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। सुनीता यादव की घटना, जहां एक सच्चा पुलिस ऑफिसर काम करना चाहता है उसको काम करने नहीं दिया जाता। दूसरी ओर कानपुर के पुलिस ऑफिसर जो अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर, अपने उच्च अधिकारियों के कहने पर, खाली उनको बचाने के लिए एक विचाराधीन अपराधी को, जिसने कि सरेंडर किया है, उसकी एनकाउंटर के नाम पर हत्या कर देती। आप जानते हैं एनकाउंटर वर्ड का मतलब क्या होता है? एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़। मुठभेड़ क्या हो सकती है? जब दो व्यक्ति, दो ग्रुप आपस में एक दूसरे लड़ रहे हो, दोनों के पास हथियार हो, दोनों एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। और पुलिस अधिकारियों के लिए एनकाउंटर तब होता है जब एक ग्रुप, पुलिस की संख्या कम है, उसके ऊपर हमला करता है। अपनी जान की रक्षा के लिए आत्मरक्षा में पुलिस गोली चलाती है और उस गोली चलने से कोई व्यक्ति मारा जाता है, तो ये होता है एनकाउंटर। यहां 100 पुलिस अधिकारी थे 8 गाड़ियों में, जो विकास दुबे को लेकर आ रहे थे। जिस गाड़ी में विकास दुबे था, ये बताया गया मीडिया के द्वारा कि वो गाड़ी जिसमें बैठा था वो टोयोटा गाड़ी थी, लेकिन जिस गाड़ी को पलटना बताया गया वो TUV 300 गाड़ी थी। 1 मिनट को मान लें कि वो उसी गाड़ी में बैठा था। उसके आसपास 2 पुलिस के जवान लोडेड गन लेके बैठे हुए थे, 2 आगे 2 उसके पीछे। उसके पास कोई हथियार नहीं था, हथकड़ी लगी हुई थी। अब हथकड़ी लगी हुई थी, मान लीजिए गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद 4 आदमी, क्या एक आदमी 4 आदमियों के ऊपर हमला कर सकता है और एक गन से 4 पर कर सकता है? चलिए मान लीजिए उसने रिवॉल्वर छीन ली, वो भागने की कोशिश की। जब वो भागेगा तो उसके गोली पीछे पीठ में लगनी चाहिए या सीने में लगनी चाहिए? 3 गोलियां सीने में लगी है, 1 पीठ में लगी है। तो ये सारी चीजें हैं, चूंकि मसला माननीय उच्चतम न्यायालय के पास पहुंच गया है। कुछ लोगों ने इसमें जनहित याचिका लगाई और कुछ याचिकाएं लगाई, जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस किया है और सच का सच सामने आएगा। तीसरी घटना राजस्थान में हुई। वहां पिछले लगभग 2 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कुछ आपस में विवाद हुआ कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके समर्थकों के बीच में, लेकिन ये विवाद कोरा विवाद नहीं था। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी ने इस सरकार को गिराने की कोशिश की। अब यहां भी सवाल चरित्र का आता है। जनता जब किसी सरकार को चुनती है, वो उस सरकार के घोषणा पत्र के ऊपर, पुरानी सरकार के परफॉर्मेंस के ऊपर जो सत्ता में थी उसको उसने हटाया। दल बदल कानून है अपनी जगह। जब तक किसी ग्रुप के पास 1/3 समर्थन ना हो, वो पार्टी को तोड़ नहीं सकता। 1/3 समर्थन है तो वो पार्टी तोड़ के अलग हो सकता है, अपना अलग ग्रुप बना सकता है, अन्यथा नहीं बना सकता। केंद्रीय सरकार की पार्टी को सरकारों को तोड़ने और अपनी सरकार को साम्राज्यवाद की तरह बढ़ाने की इतनी जल्दी है। गुजरात, कर्नाटका में ये खेल खेला गया, मध्य प्रदेश में खेला गया। उन्हें कोविड से लड़ रही जनता की चिंता नहीं है, खराब होती हुई आर्थिक स्थिति की चिंता नहीं है, सच को बचाने की चिंता नहीं है, गुजरात में सुनीता यादव का सच बताने की चिंता नहीं है। लेकिन सरकार गिरा के अपना साम्राज्यवाद की तरह अपना साम्राज्य, अपना राज्य हर राज्य में स्थापित करने की बहुत आवश्यकता है। अब आप बताइए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि राज्य और केंद्र में सरकारें अलग अलग क्यों आती हैं? एक मतदाता ने केंद्र के लिए किसी दूसरी पार्टी को वोट दिया और राज्य में किसी दूसरी पार्टी को वोट दिया। दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए, मध्य प्रदेश का उदाहरण देखिए, छत्तीसगढ़ का देखिए, कर्नाटक का देखिए। अगर आपको उसी पार्टी को वोट देना होता तो उस समय दे दिया होता। तो ये आपके वोट का बहुत बड़ा अपमान है या नहीं है? मेरे साथ मेरे कुछ मित्र मौजूद हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बताइए कि ये लोगों के वोट का अपमान है या नहीं है? तो मेरे साथ जितने भी लोग यहां उपस्थित हैं, सबका यही मत है कि हमारे मत का अपमान है, इसकी बहुत बड़ी अवहेलना है और प्रजातंत्र के साथ बहुत बड़ा मजाक बनाया जा रहा है। मकसद क्या है? सत्ता प्राप्ति, सत्ता लोलुपता। तो ये 3 मुद्दे ऐसे हुए। अब इसमें एक और चीज है कि इस सत्ता लोलुप पार्टी को ये करने का मौका क्यों मिल रहा है? कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का वो ग्रुप जो अलग होना चाहता है या बीजेपी के साथ हाथ मिलाना चाहता है, कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी से संतुष्ट नहीं। लेकिन संतुष्ट नहीं है तो उसका दूसरा तरीका है। हमारे जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार यदि वो चाहे इस्तीफा दे दे, लेकिन इस्तीफा देने से भी एक समस्या है, फिर चुनाव होगा, उसका बोझ किस पर पड़ेगा? हमारे आपके ऊपर, देश की जनता के ऊपर। तो ये तीनों मुद्दे ऐसे हुए जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज के इस संवाद में इन विषयों को शामिल किया जाए, इन पे चर्चा की जाए और आपके साथ मेरे विचार बांटे जाएं। अब इन सब की जड़ के पीछे क्या है? जो राजनेता एक बार सत्ता पा जाता है, ये इनके इन प्रकार हैं। धन के उपयोग से,
लोगों को जाति के नाम पर बांटकर, धर्म के नाम पर बांटकर, क्षेत्रीयता के नाम पर बांटकर वो ये चाहता है मैं किसी भी तरह सत्ता में बना रहा हूं। अब इसके लिए मैं आपके सामने एक न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, पहला नियम कहता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से कोई भी चीज जो गिरती है वो नीचे उसको पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको खींचती है, वो नीचे गिरती है। जैसे न्यूटन ने जब ये नियम बनाया तो पेड़ का, सेब का फल पेड़ से गिरना और नीचे आना, इस घटना ने उस पर सोचने को मजबूर किया कि फल क्यों गिरता है नीचे। जब उन्होंने विचार किया, रिसर्च किया, तो पता लगा कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो नीचे खींचती है। न्यूटन का दूसरा नियम, हर क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर और उसके विपरीत होती है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। यही हाल राजनीति का और समाज में किसी भी क्रिया का है। यदि कोई क्रिया की गई तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। तीसरा नियम है कि जो वस्तु जिस स्थान पर है वहीं बने रहना चाहती है। अगर वो घूम रही है तो घूमने रहना चाहती है, अगर रुकी हुई है तो रुके रहना चाहती है। घूमती हुई वस्तु को रोकने के लिए बहुत रेजिस्टेंस और ताकत लगानी पड़ती है। इसी प्रकार रुकी हुई वस्तु को चलाने के लिए हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है। हवाई जहाज जब चलता है तो सबसे ज्यादा फ्यूल का कंजम्पशन टेक ऑफ में और लैंडिंग में होता है, जो कि टेक ऑफ में भी ताकत लगानी पड़ती है, लैंडिंग में भी ताकत लगानी पड़ती है स्पीड को कम करने के लिए। तो हमारे नेताओं ने, राजनेताओं ने देश के न्यूटन का तीसरा नियम बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, उसका पूरी तरह उपयोग करते हैं कि सत्ता में बैठ गए तो बैठे रहना चाहते हैं, मर के ही हटेंगे, उससे पहले नहीं उठेंगे। गलत है। प्रजातंत्र 5 साल के लिए सत्ता देता है आपको। 5 साल के बाद आपके कार्यों का मूल्यांकन होगा। आप जनता के पास जाइए, अगर जनता आपके कार्यों को ठीक समझती है आपको फिर चुन लेगी, अगर ठीक नहीं समझती आप सत्ता से उतार दिए जाओ। इतने एग्जाम्पल है हमारे सामने। वर्तमान सरकार को 14 में आने से पहले 10 साल एक दूसरी पार्टी की सरकार थी। कहीं ना कहीं जनता को लगा उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, उतार दिया। लेकिन वर्तमान सत्ता ये समझती है कि हम परमानेंट है। 50 साल कांग्रेस ने राज किया है तो हम भी 50 साल राज करेंगे। अब इस राज शक्ति को न्यूटन के नियम को साबित करने के लिए नियम पकड़ लिया कि हम सत्ता में बैठे हैं तो बैठे रहना चाहेंगे और बैठे रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे इसको। इसके लिए सब कुछ करते हैं। कोई भी अप्रजातांत्रिक कार्य करना पड़े, कितना बड़ा भी झूठ बोलना पड़े, कोई भी साधन का उपयोग करना पड़े, किसी को भी मारना पड़े, किसी की हत्या करना पड़े, किसी को डराना पड़े, कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन ये एक पार्टी की नहीं है, सारी पार्टी की हालत ये है। ये हमारे चरित्र की सबसे बड़ी गिरावट है, क्योंकि हमारी राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं ने न्यूटन के तीसरे नियम को आत्मसात कर लिया है। लेकिन इन्होंने न्यूटन का दूसरा नियम नहीं समझा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और बराबर होती है और विपरीत दिशा में होती है। आज अगर आप एक गलत काम करते हैं तो उस गलत काम का परिणाम आपको जरूर मिलेगा। आप अगर एक हत्या करवाते हैं तो किसी ना किसी दिन आपकी हत्या होगी। आप अगर देश में सत्य की हत्या करते हैं तो वो सत्य आपको छोड़ेगा नहीं, सच निकल के आएगा। ये आजकल कोट बहुत चल रहा है, सच को दबाया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। ये जगह जगह हमारे वर्तमान राजनेता इसको अभी एक राजस्थान की घटनाक्रम में भी उपयोग किया गया है कि सच को दबाया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सच है। हमारे देश का हम जिसमें विश्वास करते हैं, आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते।
सत्य की हमेशा जय होती है। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आप सुनीता यादव का उदाहरण देख लीजिए, वो सच्चाई पर है। उसने मंत्री पुत्र को रोका कि भाई कर्फ्यू के दौरान आप नहीं निकल सकते, आप मंत्री जी की गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसपे मंत्री या विधायक लिखा हुआ है। लेकिन सच नहीं बोलने दिया जा रहा। मैं आपको 4 एग्जांपल और देता हूं जहां हमारे अधिकारियों को काम नहीं करने दिया, और सच्चे अधिकारियों को खासतौर से, और सच्चे किसी भी व्यक्ति को आज इस देश में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने अपने पिछले संबोधन में भी बोला था कि सत्य, करोड़ों लोग एक साथ झूठ मिलकर बोलते हैं, सत्य स्वयं सिद्ध हो जाता, झूठ स्वयं सिद्ध हो जाता है। 1 करोड़ लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सच को लड़ना पड़ता है। मैं आपके सामने 4 ऐसे एग्जाम्पल रखना चाहूंगा। अशोक खेमका पिछले 28 साल से IAS ऑफिसर है हरियाणा केडर में। ईमानदार और सच्चे हैं, जहां भी उन्हें पोस्ट किया जाता है ईमानदारी से काम करते हैं। पिछली सरकार का उन्होंने एक बहुत बड़ा जमीन घोटाला निकाला, जिसमें पूर्व सत्ताधारी पार्टी के प्रमुख के कुछ रिश्तेदारों के नाम है, जो मसला माननीय उच्चतम न्यायालय तक भी पहुंचा है और उस पर जांच चल रही है। लेकिन इन अशोक खेमका साहब का पिछले 28 साल में 53 ट्रांसफर हो चुके हैं। एवरेज उन्हें 6 महीने से ज्यादा एक जगह नहीं रहने दिया जाता। सच्चाई के लिए सभी गवर्नमेंट का ट्रीटमेंट एक जैसा है। अशोक खेमका जी कांग्रेस की सरकार में कितनी बार रह चुके, मतलब उनके रहते कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन उन्होंने भी उनको 6 महीने में ट्रांसफर किया। ईमानदारी डाइजेस्ट नहीं होती। इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आई, उन्होंने भी उनको 6 महीने में ट्रांसफर किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 साल रही है, दूसरे टर्म में वो भी उनको 6 महीने में ट्रांसफर कर देते हैं। तीसरा एग्जांपल मैं आपको एक देना चाहता हूं। एक सुनीता यादव का हुआ, अशोक खेमका जी का हुआ, और तीसरा दुर्गा शक्ति IAS ऑफिसर है उत्तर प्रदेश कैडर की। ये 2013 में नोएडा में पोस्टिंग थी। इन्होंने सैंड माफिया के खिलाफ बहुत बड़ा काम किया। इसमें टैक्स की बहुत चोरी होती थी। खनन टैक्स दिया जाता है, वो सरकार को नहीं आता था, चोरी से माफिया राज चलता था, जिसमें सत्ता इसके सूत्र ऊपर तक जाते थे, मुख्यमंत्री तक। इनको हटा दिया गया और इनके खिलाफ एक झूठे मुकदमे में इन्होंने एक मस्जिद की दीवार तोड़ी, जो मस्जिद की दीवार तोड़ी क्योंकि वो एक इलीगल तरीके से बनी हुई थी, अतिक्रमण था। इनको सस्पेंड कर दिया गया, सच को बाहर आने से रोक दिया गया, एक सच्चे अधिकारी को काम करने नहीं दिया गया। अब केंद्र सरकार में है, इस समय डिप्टी सेक्रेटरी है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, डेपुटेशन पर। एक और चौथा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के एक IPS ऑफिसर हैं गौरव तिवारी। पिछले 1.5 साल में 4 ट्रांसफर। पहले कटनी में थे, वहां से उन्हें छिंदवाड़ा ट्रांसफर किया गया, छिंदवाड़ा से देवास ट्रांसफर किया गया 30 जून 2020 को, और 8 जुलाई को उनको देवास से रतलाम ट्रांसफर कर दिया गया। इनकी इंटीग्रिटी और सत्यनिष्ठा अनक्वेश्चनेबल है। ऐसा समय आया कि इनकी पत्नी बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन ये अधिकारी अपना काम करते रहे। कोरोना के दौरान लोगों की मदद करते रहे। इन अधिकारियों को काम नहीं करने दिया जाता। और ये वो अधिकारी हैं, गौरव तिवारी वो अधिकारी हैं जिनके ट्रांसफर पर जनता रोती है। उस डिस्ट्रिक्ट की जहां ये पुलिस अधीक्षक होते हैं, वहां की जनता बच्चों की तरह रोती है, जैसे उनका पिता चला गया।
उनका बड़ा भाई चला गया। और अभी की घटना है, जब इनका आखिरी स्थानांतरण देवास से रतलाम हुआ तो मुझे जानकारी मिली कि वहां ये भी रोने लगे जब इन्होंने इतना प्यार देखा। देश की जनता इनको इतना प्यार करती है, जिस जिले में इन्होंने काम किया इतना प्यार करते हैं, तो इनकी आंखों में आंसू आ गए, धारा प्रवाह। मेरे पास वो वीडियो भी उपलब्ध है, किसी समय पे, उचित समय पे मैं इनका वीडियो भी डालूंगा। लेकिन आज चूंकि विषय सत्य के पराजित होने का और जीतने का है, सत्य में जयते खतरे में खाली एक वाक्य रह गया है। हम क्या कर रहे हैं सच को बचाने के लिए, सत्य को जिताने के लिए क्या कर रहे हैं? अपना वोट दे के आते हैं, और वोट कैसे देते हैं? ज्यादातर वोट आप देखिए, पिछले 30-40 साल की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वोट व्यक्ति पे जाता है, व्यक्तिवाद पे जाता है। मुझे अच्छी तरह से याद है 2014 और 19 में हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वोट पार्टी के नाम पे नहीं गया, वोट एक व्यक्ति के नाम पर गया। वो कहते हैं कि आप डाल दीजिए, वोट मेरे पास पहुंच जाएगा, आप मत देखिए कि आपका कैंडिडेट कौन है, प्रतिनिधि से आपको क्या करना, आप अपना वोट मुझे दे दीजिए, मोदी के पास पहुंच जाएगा। नतीजा देखिए आप, मोदी के पास वोटने का क्या हुआ। 10 लाख कोरोना के मरीज हमारे देश में हैं। चीन से हमें खतरा है। आर्थिक स्थिति में हमारा देश दिवालिया बन की स्थिति में पहुंच चुका है। पिछले 60 सालों में देश की सारी सरकारों ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग खड़े किए। नवरत्न थे हमारे पास, जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, हमारे देश में 9 ऐसी कंपनियां थी जिनको नवरत्न का नाम दिया गया था। उसके बाद कुछ कंपनियां थी जिन्हें मिनी नवरत्न का नाम दिया गया था। उन नवरत्नों पे इतना प्रॉफिट होता था, उनके पास कई साल के ऑर्डर पेंडिंग पड़े थे। वहां राजनीतिक लोगों को डायरेक्टर बना के बैठा दिया। एक ओएनजीसी कंपनी में संबित पात्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको डायरेक्टर बना दिया। डिग्री डायरेक्टर की, रोज राजनीति करते हैं, और एक कंपनी में नवरत्न में डायरेक्टर बना दिया उनको। ज्यादातर नवरत्न इस 6 साल में घाटे में चले गए। सरकार ने उनकी इक्विटी बेच दी। एक नई कंपनी नहीं डाली, 27 कंपनियों को बेचा है। आज स्थिति यह है कि हमारे पास कोरोना में खर्च करने के लिए पैसे नहीं। 20 लाख करोड़ का वायदा तो बहुत बड़ा किया, एक्चुअली कुछ नहीं मिला किसी को। अनाज जो था बांट दिया, वो बांटा जा रहा है। मैं खाली ये बताना चाहता हूं कि सच पे रहिए। हम सत्य को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? वोट दे रहे हैं एक व्यक्ति के नाम पर। इसके पहले भी एक व्यक्ति के नाम पर वोट देते थे, दूसरी पार्टी के व्यक्ति होता था। हम कभी ये देखने की कोशिश नहीं करते कि हमारा उम्मीदवार कैसा है, जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में या लोकसभा में उठा सकता है या नहीं उठा सकता, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए क्या काम कर सकता है, क्या वो ईमानदार है, क्या उसका पास्ट ईमानदार है, क्या वो भविष्य में ईमानदार रहेगा। नहीं देखता कोई। कहीं शराब पे वोट चला जाता है, कहीं 2000 के नोट पे चला जाता है। हम अपना भविष्य बेच रहे हैं। तो आज इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार हम किसी को नहीं ठहरा सकते, हम खुद जिम्मेदार हैं। तो सच आज पराजित हो रहा है। हमारी व्यवस्था चलाने के लिए 4 स्तंभ हैं। हमारे संविधान में 4 स्तंभ हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। पत्रकारिता बिक गई पूरी तरह से। 2-4 मीडिया चैनल और मीडिया ग्रुप को छोड़कर आजकल गोदी मीडिया नाम दिया गया, उनको गोदी मीडिया बोला जाता है। अब मुझे नहीं समझ में आता कि वो सरकार की गोदी में बैठे हुए हैं या सरकार उनकी गोदी में बैठी हुई है, लेकिन गोदी मीडिया है।
मेरे ख्याल से ये दरबारी और भाट मीडिया है। जैसे राजाओं के दरबार में भाट होते थे, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। जिस समय भगवान कृष्ण का समय द्वापर युग था, तो भगवान कृष्ण के एक मित्र, बहुत परम मित्र सुदामा, दरिद्र गरीब, आर्थिक तौर पे दरिद्र, वैसे बहुत धनवान, उनसे बड़ा भगवान का कोई भक्त ही नहीं था। भक्ति में बहुत अमीर, ऐसा भक्त ही नहीं मिलेगा। शायद भक्त प्रहलाद के बाद अगर कोई नंबर लगाया तो सुदामा का आएगा। मित्रता की एक ऐसी मिसाल कि इतनी परेशानी होने के बावजूद भी अपने मित्र के पास मदद के लिए नहीं जाना चाहते थे। अपने मित्र के पास मदद मांगने के लिए नहीं जाना चाहते। उस दिन की पत्नी ने बहुत बोला, चले जाओ, नहीं जाना चाहते। सुदामा जी के एक मित्र थे, उन्होंने कहा, वो राज के दरबार में कवि थे, वहां उनका काम वही दरबारी भाट कवियों की तरह था कि राजा की प्रशंसा करते थे। तो जब उनके मित्र नहीं माने तो एक दिन वो राज दरबार में गए। राजा ने बोला, कुछ सुनाओ। तो उसके पहले उनके मित्र एक कविता राजा की प्रशंसा में पढ़ चुके थे। तो उन्होंने बोला कि भाई, अगर आप ऐसी प्रशंसा सुनना चाहते हो तो मैं नहीं कर सकता। मैं तो खाली भक्त गीत गाऊंगा, तो एक ही गाऊंगा, केशव के, कृष्ण के नाम पे गीत गाऊंगा। राजा नाराज हो गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और सजा दे दी गई। बाद में उसके बाद उनके मित्र ने राजा से प्रार्थना की कि भाई, ये बहुत सीधे साधे आदमी, आप इनको कम से कम जाने दीजिए। उनको थोड़ा मारा पीटा, उसके बाद जाने दिया। बाद में जब सुदामा जी और भगवान कृष्ण का मिलन हुआ तो भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को बिना मांगे उनका महल बनवाया। उनकी रिक्वेस्ट पर, उनकी पत्नी की रिक्वेस्ट पर पूरे गांव का, उनका सबका महल हुआ। उसका रंदापुरी नाम था, बदल के नाम सुदामापुरी हो गया। जब ये सब देखा तो राजा उनके पास आए। राजा ने देखा कि भाई, आप तो बहुत बड़ी बात, बोले आप बिल्कुल सही थे। भक्ति करनी चाहिए तो ईश्वर की करनी चाहिए, इंसान की भक्ति नहीं। राजा की भक्ति तो बिल्कुल नहीं। बाकी की कहानी सारे लोग जानते हैं। तो मेरा खाली यह तात्पर्य यह है, इस पूरी कहानी से एक मैसेज आता है। पत्रकार का काम होता है सच दिखाना। एक साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य का काम वो है, समाज में जो घटना हो रही है वैसी की वैसी उसको चित्रित करके समाज को दिखाना है कि ये आपकी अच्छाई है, ये आपकी बुराई है। अगर वो काम नहीं करती पत्रकारिता, इसीलिए आज की पत्रकारिता गोदी पत्रकारिता है, भाट पत्रकारिता है और चारण पत्रकारिता है। चैनल के ऊपर जब लोग आते हैं तो वो विपक्ष से सवाल करते हैं, सरकार से नहीं करते। प्रजातंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विपक्ष सवाल उठाता है, हर चीज पे सवाल करता है, और मीडिया उन सवालों को और जवाबों को लोगों तक पहुंचाता है। नहीं हो रहा आज ऐसा। जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश करता है, राजस्थान में ही देख लीजिए, अभी सत्ता पलट की कोशिश, और उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत और उनके जानकार लोगों के 200 स्थानों पे छापे मारे गए। एनफोर्समेंट डायरेक्टर और इनकम टैक्स को भेज दिया गया। हर तरह से प्रजा की आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है, विपक्षी दलों की आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है, सच को दबाने की कोशिश की जा रही है, ब्यूरोक्रेसी को दबाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस पूरी तरह से सत्ता के कंट्रोल में है। क्यों? 4 वजह। सबसे पहली वजह, मेरा एसीआर खराब हो जाएगा, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जिससे आगे प्रमोशन होते हैं। हर अधिकारी डरता है कि अगर मैंने कुछ अपने ऊपर वाले अधिकारी या राजनेता के कहने पर नहीं किया तो मेरा एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट खराब हो जाएगी, जिससे मेरा प्रमोशन नहीं हो पाएगा। दूसरी वजह, मेरा प्रमोशन नहीं होगा, मेरी रिपोर्ट खराब हो गई। तीसरी वजह, मेरा ट्रांसफर ऐसे जगह कर दिया जाएगा जहां मेरे पास ना पावर होगी,
ना मुझे कुछ ऊपर से पैसा मिलेगा। चौथा, मुझे परेशान किया जाएगा, राजनीतिक बहुत ताकतवर है, मेरे खिलाफ सब तरह की एजेंसी काम करेंगी। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, हमारे देश में कुछ संवैधानिक पद हैं, इलेक्शन कमीशन उनमें से एक है। पहले इलेक्शन कमिश्नर एक हुआ करते थे, अब 3 लोगों का इलेक्शन कमीशन है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। एक इलेक्शन कमिश्नर है अशोक लवासा। अशोक लवासा जी ने 2019 के चुनाव से पहले कुछ ऐसे मुद्दे आए जिन पे उनका मत अलग था। उन्होंने बोला कि मैं अपना डिसेंट ऑर्डर लिखूंगा। डिसेंट ऑर्डर लिख सकते हैं, पूरा अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है, उन्हें रोका गया। कुछ ऐसे मुद्दे थे जहां सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन बहुमत है, वहां भी 3 मेंबर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे मेंबर एक साथ, इनका मत अलग था, लेकिन इनको अपना अलग मत भी नहीं लिखने दिया गया। लेकिन इन्होंने लिखा, उसको ऑर्डर में नहीं डाला गया, लेकिन लिखा। जब इन्होंने लिखा तो इनके परिवार को तंग किया गया, वहां भी ईडी और तरह तरह की एजेंसी भेज दी गई, तरह तरह के केस इनके परिवार के ऊपर लगा दिए गए। अब उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना है, उनको साइडलाइन करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक में मनीला में उपाध्यक्ष का पद दिया जा रहा है। यह मकसद उनको उपाध्यक्ष बनाना नहीं है, मकसद है उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रास्ते से हटाना, ताकि सरकार का चाहने वाला व्यक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाए। अगले चुनाव में फिर उनका काम होता रहे। अगले 2 साल का समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे वो रिटायर हो जाएंगे तब तक। तो यहां हमारी ब्यूरोक्रेसी परास्त हो रही है, सच परास्त हो रहा है। हमें आज डेफिनेटली आवाज उठाने की जरूरत है। जब तक हम सच के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, सत्य में जयते नहीं हो सकता। सत्य पराजित हो रहा है आज। हमें सुनीता यादव को न्याय दिलाने के लिए सच के लिए लड़ना होगा। हमें अशोक खेमका को न्याय दिलाने के लिए सच के लिए लड़ना होगा। हमें दुर्गा शक्ति को न्याय दिलाने के लिए सच के लिए लड़ना होगा। हमें गौरव तिवारी को न्याय दिलाने के लिए सच के लिए लड़ना होगा। हमें सच निकालना होगा। विकास दुबे के एनकाउंटर से सच दबा दिया गया। विकास दुबे अपने आप नहीं बनता, राजनेता विकास दुबे को बनाते हैं। हर जिले में विकास दुबे बैठा हुआ है, नाम ही अलग है। हर जिले की कहानी यही है, हर शहर की कहानी यही है। किसी भी अपराधी का इतिहास उठा के देखिए, अत्याचार होता है कहीं ना कहीं। शुरुआत में अत्याचार करने वाली सरकार होती है, पुलिस होती है या राजनेता होते हैं। उस अत्याचार का बदला लेने के लिए पहला अपराध करता है, उसके बाद ये राजनेता उसको लपक लेते हैं और उसको अपराधी को पक्का अपराधी बनाते हैं, संरक्षण देते हैं। वो उनका वोट कैचर होता है, ट्रम्प कार्ड होता है। तो दोस्तों, ये ट्रम्प कार्ड खत्म करना पड़ेगा। हमें परेशानी आएंगी सच की लड़ाई में। हो सकता है हम लोगों के ऊपर भी पुलिस की कार्रवाई हो, हमारे ऊपर भी एजेंसी आ सकती है, लेकिन अगर हम सच के लिए, आप देखिए महात्मा गांधी और हमारे, ये तो हमारी अपनी सरकार है, हम इसे हटा सकते हैं। वोट से 5 साल में एक मौका तो मिलता ही है। आप सोचिए, जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे, हम एक ऐसी सरकार से, उस साम्राज्यवाद से लड़ रहे थे जिसका सूरज नहीं डूबता था, लेकिन उन्होंने हराया। ताकत खाली सच और अहिंसा की। आज भी हम सच और अहिंसा की ताकत से इन असत्य ताकतों को, झूठे लोगों को हरा सकते हैं और सत्य की जय कर सकते हैं और सत्यमेव जयते कर सकते हैं। तभी हम सही मायने में भारत माता के सपूत होंगे, संतान होंगे और इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज चूंकि मैं इसी मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता था, अगले बार हम आगे फिर से चरित्र निर्माण पर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा देखें। इसका एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, एक एक घटना महत्वपूर्ण है, उनकी जानकारी लीजिए। मैंने जो बोला है वो सब चीजें आपको YouTube पे और सोशल मीडिया में उपलब्ध है।
सारी चैनलों ने न्यूज़ों को दिखाया है। मेरी बात पर एकदम विश्वास मत करिए, आप देखिए, परखिए उसको, और अगर सही लगता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगले 1-2 बार मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ लाइव हूं, ताकि आपके सवालों का जवाब तुरंत के तुरंत वहीं का वहीं दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग साथ में चलेंगे तो हम सत्य की विजय जरूर करेंगे और अपने देश को एक महान देश बनाएंगे।